हाँ देखिए, लाइट से जुड़ी कुछ घटनाएं जिनमें एक घटना है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन, तीसरा है पोलराइजेशन। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो पढ़ा है, पोलराइजेशन को इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में है तो वो मैं उन लोगों को अलग से बता दूंगा, सीबीएसई के सिलेबस से उसको हटा दी। तो ये जो तीन घटनाएं हैं ना, इनको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो लाइट को आपको मानना पड़ेगा, क्या वेव मानना पड़ेगा। इंडिकेट्स दैट लाइट हैज कौन सा नेचर, वेव नेचर। जब तक आप लाइट को वेव नहीं मानिएगा इन घटनाओं को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली पिछले चैप्टर का ही नाम था वेव ऑप्टिक्स, है कि नहीं, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इन सब को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वेव नेचर से काम नहीं चलेगा। अगर लाइट को आप वेव मानिएगा, इन चीजों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। सुन रहे हो? उसके लिए लाइट को हमको मानना पड़ेगा, क्या, पार्टिकल। हमको मानना पड़ेगा लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो बल्ब जल रहा है, बोलिए ना, इनमें से कोई वेव ना निकल के क्या निकल रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल निकल रहा है कि नहीं। तो ये मानना पड़ेगा। और बाबू, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है, क्या है, बताया उसके बारे में मैंने अभी, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को ठीक है, ये जो घटनाएं हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को आपको किस नेचर का मानना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर का, जिसको हम क्वांटम नेचर भी बोलते हैं। अब आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा पैकेट ना। तो हम मान के चलेंगे कि लाइट जो होता है ना, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि अगर क्या हुआ, हाँ, अगर मान लीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, तो अब तक हम ये कर रहे थे कि इसमें से हम रेज ना निकाल रहे थे कुछ इस तरीके से, और जब हम रे को ड्रॉ कर रहे थे तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर न था। लेकिन अब हमको मानना है कि इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो अब अगर हमको ड्रॉ करना होगा ना, तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। समझ रहे हो? अच्छा हाँ, एक और बात है बाबू, हाँ, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग पार्टिकल मान रहे हैं तब ये नहीं मानेंगे कि वेव नेचर नहीं है इसके पास। सुन रहे हो? क्योंकि कुछ घटनाएं पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन्ड होती हैं, कुछ घटनाएं वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन्ड होती हैं। यानी हम बोलेंगे कि लाइट के पास दोनों नेचर है, लाइट हैज डुअल नेचर। इस चैप्टर का ही नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम मान के चलेंगे। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, उनको फोटोन बोला जाएगा। तो फोटोन के बारे में हम और ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी मूव्स इन बंडल्स ऑफ, लाइट एनर्जी मूव करता है किस में, कुछ बंडल्स में, है ना, ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के बंडल में मूव करता है। एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्या, फोटॉन्स। अब जाहिर सी बात है कि फोटॉन्स के पास एनर्जी भी तो होगी, क्योंकि लाइट के पास एनर्जी होती है तो उसके हर पार्टिकल के पास भी एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है बच्चों H इंटू न्यू। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू अब आपको याद होना चाहिए, बहुत जगह यूज होने वाला है आगे चल के ये।
चलिए एक बार फिर से सब लोग मिल के बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड होता है। तो ये हो गया उसका एनर्जी। क्लियर है? चलिए हम जानते हैं कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। याद है? ये हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। क्या बाबू? हाँ, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम ही ना होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में याद रखिए। किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो होती है वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो अगर हम यहां से न्यू की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा v अपॉन क्या? लैम्डा। और लाइट के केस में जो स्पीड होता है उसको डिनोट किया जाता है c से। तो बाबू फॉर लाइट, फॉर क्या? फॉर लाइट हम इस v की जगह पे क्या लिखेंगे? c लिखेंगे, कुछ नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया जाता है, तो c अपॉन लैम्डा। अब एक काम करिए, ये जो आपको न्यू दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे आप रख दीजिए c अपॉन लैम्डा। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा h c अपॉन लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूला एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए। बताइए, लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? h न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, जिसमें अब जल्दी बताइए c क्या है? तो c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार बोर्ड ने देखिए इसी साल पूछा था आपसे कि बताइए फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू होती है। रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी प्रपोज्ड बाय क्या? आइंस्टीन। देख रहे हो, आइंस्टीन प्रपोज भी करते थे तो क्या करते? मास और एनर्जी के बीच में उन्होंने एक रिलेशन प्रपोज किया है, जो कि एक बहुत फेमस इक्वेशन है। लोगों ने शांत रहिए, चुप हो जाइए। जब उन्होंने बताया लोगों को कि मास जो होता है ना वो भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम चाहें तो मास को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो ना, मास को हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? चाहे बाकी किसी एनर्जी को भी हम चाहे तो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोगों ने पूछा कि तब m मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? उन्होंने कहा E बराबर mc², जहां c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है? चलिए, तो इसी को बोला जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना? अब देखिए, अब अगर फोटोन पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास तो मास भी होता है, पार्टिकल के पास तो मोमेंटम भी होता है। वो अगर किसी चीज से जाकर टकराए तो उसको चोट भी लगना चाहिए। अरे बोलो ना। तो फिर लोगों ने पूछा कि चलिए फोटोन की एनर्जी तो पता चल गई, h इंटू न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। अरे देखो, भूल गए तुम अभी। एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। फोटोन का मास कितना होता है? तो मास के लिए देखो अब हम यहां से निकालेंगे, m इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? E डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है E का मतलब होता है एच सी अपॉन लैम्डा, नीचे में सी स्क्वायर कट गया, तो मास हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इंटू सी। h अपॉन लैम्डा इंटू सी, ये हो गया एक फोटोन का मास। लेकिन इसको बोला जाता है बाबू डायनामिक मास। क्या बोला जाता है? डायनामिक का मतलब हुआ कोई चीज अगर मूव कर रहा हो उस समय उसका मास क्या है। अरे बोलिए। तो जाहिर सी बात है, फोटोन एक रेस्ट वाला पार्टिकल तो है नहीं, फोटोन तो मूव करता है लाइट की स्पीड से। बोलो ना। तो अगर कोई फोटोन सी स्पीड से मूव करेगा ना तब उसका मास हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इंटू सी। ठीक है? फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0। यानी फोटोन को अगर आप रोक दीजिएगा ना तो फिर वो फोटोन नहीं रह जाएगा, वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। अरे हीट एनर्जी में, चाहे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, फोटोन रहेगा ही नहीं। तो बताइए, फोटोन को रोक दीजिएगा उसका मास तुरंत कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? फोटोन कितना होता है बताइए? 0 होता है ना। बात करें अगर हम मोमेंटम की,
तो बाबू मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो देखो हमने निकाला है, h अपॉन कितना, लैम्डा सी। और लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से ही ना दिखाया जाता है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है, मोमेंटम बराबर बस मास इनटू क्या लिखा है, वेलोसिटी लिखा है। देखो c से c कट गया और बताओ मोमेंटम कितना मिला, h अपॉन। ये तो एकदम याद होना चाहिए, ये मास वाला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना। समझ रहे हो? मास वाला देखो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो कभी मास निकालना रहे तो मोमेंटम अपन वेलोसिटी करके हम निकाल लेंगे। नहीं समझे? तो अगर मोमेंटम वाला याद रहे h अपॉन लैम्डा और हमको मास चाहिए तो मोमेंटम को वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी c ना होता है, तो आप इस चीज को c से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मास मिल जाएगा। देख लीजिए मिल गया। अरे बोलिए, तो वो याद होना चाहिए, फोटोन का मोमेंटम याद होना चाहिए। याद करो और बताओ कितना होता है h। अरे ऐसा लग रहा है यार कि किसी ने इसी को पकड़ के उलट दिया है। अरे उधर था तो h था, इधर हो गया तो लैम्डा हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, h अपॉन क्या, लैम्डा हो गया। क्लियर है? देखिए ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी हुई है, देख लीजिए। तुम्हारी किताब कहाँ है? हैं? अच्छा, ठीक है, h अपॉन लैम्डा। बाकी लोग देखिए एक थोड़ा हमको दे देना तो। ठीक है, h अपॉन लैम्डा। आगे बढ़े, बताइए। बिहार बोर्ड ने पूछा है 2021 में रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? देखिए 0 होता है, बढ़िया है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो बाबू प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो जूल इनटू सेकंड होता है। एंड जूल इज यूज्ड फॉर क्या, एनर्जी, यानी ml2t। अरे दू गो तो याद किया है हमने, फोर्स का और क्या, एनर्जी का। तो ml2t माइनस 2, और सेकंड किसके लिए होता है, तो t टू दी पावर माइनस 2 और t मिलके कितना हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। कुछ तो बोलिए, ऐसा हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज कितना होगा? अरे आंसर क्या होगा? एच सी अपन लैम्डा नहीं होगा क्या? क्यों तुम लोग यार ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है इधर, है? ऐसे फॉर्मूला ही ना है ये, ऐसी अपन लैम्डा। बोल रहा है नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सुनिएगा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 10 टू दी पावर 14 दी गई है। इतना हर्ट्ज, यूनिट भी लिखिए हर्ट्ज, इन रेडिएशन ऑफ 6.62 जूल। यानी एक एनर्जी दी गई है, कितनी बताइए, माने टोटल एनर्जी है। ये क्या है बताइए? ये एक टोटल एनर्जी दी गई है आपको, टोटल एनर्जी दी गई है 6.62 जूल की ना। तो बोलता है कि इतना टोटल एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स चाहिए इस फ्रीक्वेंसी के। क्या करेंगे हम बताइए? हमको एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी ना दिया हुआ है, मैंने फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया है। तो बोल रहा है कि इतनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमको इस फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। रहने दो यार, गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लिया मैंने। हाँ डिवाइड करिए, तो किसको किससे डिवाइड करें? क्वेश्चन को आंसर से कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सुनो। बात यह है कि अगर तुमको फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो तुम एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो। अरे बोलो भाई। अच्छा तुम ऐसे ही बताओ ना, एक फोटोन का एनर्जी है 2 जूल, मान लो जूल में ही तुम समझो। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2 जूल है। और तुमको 50 जूल क्रिएट करना है, तो कितना फोटोन चाहिए?
बोलो। देखो कल जो है ना, कल अब ये के सर ले जा रहे हैं पिकनिक, पिकनिक लेके जा रहे हैं। तो बात ऐसा है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो उधर किसी पहाड़ वहाड़ से कूद के मैं जान दे दूंगा, समझ रहे हो? मैं लौट के आने वाला नहीं हूं। बेकार बात नहीं करिए। चलिए, अगर आप मुझको जिंदा देखना चाहते हैं परसों, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक फोटोन की एनर्जी है 2 जूल, तो 50 जूल एनर्जी क्रिएट करने के लिए कितना फोटोन चाहिए? 100 चाहिए। 25 समझ में आया ना? तो 25 कैसे मिलेगा? टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करके मिलेगा। तो ऐसा कॉमन सेंस वाला सवाल है, अभी इसके लिए कोई फॉर्मूला हम लोग थोड़े रटेंगे। कॉमन सेंस है तो बनेगा, नहीं नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे एनर्जी ऑफ क्या? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, कितना होता है? h इंटू न्यू होता है। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 ना। एक मिनट रुक जाइए, यहां से थोड़ा हिंट लीजिए। सिर्फ 6.62 ही ना दिया है, हम भी बस उतना ही। हालांकि ये बिहार बोर्ड है, बाकायदा इसको 6.62 अगर 6 लिखना है और 6 को हटाना है तो यहाँ 3 आना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड है, उतना नहीं सोचता है। ठीक है, चलेगा। -34 है ना बाबू, और इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 10 टू दी पावर 14 दी गई है, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में आ जाएगा। तो यहां से ये बन जाएगा 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -20 जूल। नहीं समझ में आया क्या? -20 जूल। अब हमको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो टोटल एनर्जी यानी कि 6.62 जूल को डिवाइड कर देंगे 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -20। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, इससे ये खत्म हो गया। ये ऊपर जाके 10 टू दी पावर कितना बनेगा? 10 टू दी पावर 20 फोटॉन्स चाहिए आपको। 100 बिलियन फोटॉन्स जब मिलेंगे तब आपको मिलेगा इतना एनर्जी, 100 बिलियन फोटॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, सीबीएसई ने पूछा है और ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया क्या तुमको? अरे कितना दे दिया? 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज दे दिया। प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर एमिटेड इज, उस लेजर के द्वारा जो पावर एमिट किया जा रहा है वो पावर है बच्चों 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 वाट। आपको पता है वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ये बात आपको पता है? बहुत बेसिक बात है, जूल पर सेकेंड। मैंने कहने का मतलब ये जो लेजर होगा वो 1 सेकंड में इतना जूल एनर्जी क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है, 2 बातें इसने दी, मैंने लिखा। कहता है पहले पार्ट में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो बाबू एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू, और ये होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकंड होगा। लेकिन हम लोग वो सब नहीं लिखते हैं, हम सीधे लास्ट में जूल लिख लेंगे क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 14, और ये आंसर जो होगा वो किस में होगा? जूल में होगा। तो क्या आप ये निकाल लेंगे? व्हाटएवर, हाथी घोड़ा जो आ जाए। तो मान लीजिए इसका आंसर कितना आ गया? हाथी जूल आ गया। अब बोलता है हाउ मेनी, शांत हो जाइए, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड। हर सेकेंड कितने फोटोन की जरूरत होगी अगर आपको इतना पावर क्रिएट करना है तो? तो बाबू सबसे पहले तो ये बताओ कि इन 1 सेकेंड टोटल एनर्जी कितना है? अरे टोटल एनर्जी कितना है? वह पागल आदमी, 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी, ये क्या था? ये क्या है? अरे ये क्या है? ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। अच्छा मैंने लिखा नहीं है तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है तुमको।
फॉर्मूला से नहीं समझ में आ रहा कि एक फोटोन की एनर्जी है, पागल कहीं के। ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और हमको इतना एनर्जी क्रिएट करना है 1 सेकेंड में। तो बताओ एक बार फिर से, इन 1 सेकेंड टोटल एनर्जी कितना चाहिए हमको? 2 × 10⁻⁻, इतना जूल चाहिए, हाँ? और एक फोटोन की एनर्जी है हाथी जूल। तो हम लोगों को अगर नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 × 10⁻³ जूल को डिवाइड करेंगे किससे? हाथी जूल से। अब जो भी हाथी आपका आ जाए, अब काट के आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अरे आगे बढ़े, चलो ठीक है। चलिए, हॉर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। शांत हो जाइए। कहाँ एक्सपेरिमेंट किया था? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और उनका एक्सपेरिमेंट था हॉर्ट्ज ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होता क्या है। एक ट्यूब होता है, चारों तरफ से बंद होता है, बहुत लो प्रेशर के साथ उसमें गैसेस डाली जाती है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है? कैथोड रे, एनोड रे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्चुअली होता क्या है। बहुत लो प्रेशर के साथ हवाएं भरी जाती, हवा नहीं मैंने कोई भी गैस भरा जाता है। तो जनरली मान के चलिए कि हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, सबसे हल्का गैस वही ना है। बहुत कम प्रेशर 10⁻⁻4 atm के ऑर्डर का इसमें अंदर गैस भर दीजिए। यहां पर बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी लगा दीजिए, सही है। तो बाबू यहाँ पे ना बहुत खतरनाक पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ मैंने कहने का मतलब मिला जुला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है, क्या है? बीच में मत बोलो, एकदम मत बोलो तुम। देखो, अगर कुछ बोलना है तो ऐसा बोलो कि मुझ तक भी आवाज आए। अपने में बोल के अगर हंसोगे ना तो मैं मानूंगा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ा दूंगा अभी। इसके अंदर मूड मेरा खराब हो गया फिर। चलिए ठीक है, शांत रहिएगा। इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर के साथ गैसेस भरी हुई हैं, हाई पोटेंशियल क्रिएट किया गया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अरे यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का। इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। भागो यहां से तो अभी तुम लोग जल्दी।